इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग का असर मध्य पूर्व और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन में उथल-पुथल मची हुई है। खाड़ी क्षेत्र में समुद्री ट्रैफिक बाधित होने से कंज्यूमर्स और उद्योग दोनों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगों के लिए लागत बढ़ गई है। कई देश इससे लग रहे आर्थिक झटकों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें अव्यवस्था के बीच नए रणनीतिक अवसर मिल सकते हैं। सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं जिन्हें इन हालात में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और किन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। आज पहली खबर में इसी की बात। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई का मारा जाना रूस के लिए एक कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। इससे पहले सीरिया में बशर अल असद का सत्ता से हटना और वेनेजुएला में निकोलास मदुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया जाना भी रूस को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं मानी जा रही हैं। इसके बावजूद मध्य पूर्व का ये संघर्ष रूस को यूक्रेन में फायदा दिला सकता है। दरअसल अब अमेरिका के सैन्य संसाधन यूक्रेन की ओर जाने के बजाय मध्य पूर्व की ओर जा रहे हैं। ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में सख्ती की वजह से तेल और गैस शिपमेंट पर काफी बुरा असर पड़ा है, लेकिन इससे यूक्रेन युद्ध की वजह से आर्थिक दबाव झेल रहे रूस को कुछ वित्तीय राहत मिल सकती है। खाड़ी के प्रमुख तेल उत्पादक देशों की ओर से उत्पादन कम करने से रूस को चीन और भारत जैसे अहम बाजारों में ज्यादा तेल निर्यात करने का मौका मिल सकता है। ईरान में चल रहे युद्ध का चीन पर अभी तक कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखा है, लेकिन उसे भी इसका कुछ दबाव तो महसूस होगा। सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक चीन के कच्चे तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी सिर्फ 12% है। जरूरत पड़ने पर चीन रूस से भी तेल ले सकता है, लेकिन चीन का निर्यात प्रभावित हो सकता है। ग्लोबल एनर्जी और कमोडिटी मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी आर्गस मीडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट डेविड फाइव कहते हैं कि चीन के निर्यात आधारित उद्योगों पर इसका असर पड़ सकता है। चीन की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 20% है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्री ट्रैफिक रुकावट चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों तक चीनी सामान पहुंचाने के लिए अटलांटिक महासागर तक पहुंचना काफी अहम है। अरब प्रायद्वीप के दूसरे छोर पर स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट में भी खतरा बढ़ गया है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। इस इलाके में हुतियों के हमले हुए हैं। हुती एक हथियारबंद संगठन है। ईरान इसका समर्थन करता है। डेविड फाइव बताते हैं, एशिया से अटलांटिक क्षेत्र की ओर जाने वाले लंबी दूरी के मालवाहक जहाज़ों को अब दक्षिणी अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप के रास्ते घूमकर जाना पड़ सकता है। लंदन स्थित थिंक टैंक चैटम हाउस के मध्य पूर्व विशेषज्ञ नील क्वलियम ने कहा, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इससे यात्रा में लगभग 10 से 14 दिन अतिरिक्त लग सकते हैं। हालांकि ये संघर्ष चीन के लिए ये समझने का मौका भी बन सकता है कि ट्रंप अन्य संभावित संकटों जैसे ताइवान पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मध्य पूर्व के तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर होने के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों पर इस युद्ध का भारी असर पड़ने की आशंका है। आर्थिक झटकों को कम करने के लिए कुछ देशों ने पहले से ही सख्त बचत करने वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वियतनाम में सरकार लोगों से कह रही है कि जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें। फिलीपींस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अब 4 दिन का वर्किंग वीक शुरू कर दिया है। इसी तरह की पाबंदियां पाकिस्तान में भी लागू की गई हैं। बांग्लादेश में सरकार घबराहट में की जा रही खरीदारी से जूझ रही है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं। कार और बाइक्स के लिए पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। युद्ध का असर सिर्फ ऊर्जा संकट तक सीमित नहीं रह सकता। फर्टिलाइजर का उत्पादन भी इससे प्रभावित होता है। इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। नील क्विलियम कहते हैं, दुनिया का लगभग 30% यूरिया हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। यह फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। अगर ग्लोबल मार्केट में 30% यूरिया हट जाता है तो इसका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर गंभीर असर हो सकता है।